हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। और जहां हम बात करेंगे आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन के बारे में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 3 ईयर एलएलबी कोर्स है उसका हम डिस्कस करेंगे। और उसमें जो पेपर है आज का वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट का। तो आप सभी के अब सेमेस्टर एग्ज़ाम आने वाले हैं। सेमेस्टर एग्ज़ाम अब मोस्ट प्रोबेबली हर एक यूनिवर्सिटी के दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी के लिए हम एक ऐसा सीरीज चला दे रहे हैं आपके लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी अवेलेबल हो पा रहे हैं वो सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे ऐप पे भी डिस्कशन चलता है, एज वेल एज यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मिल जाएगी, जहाँ से आप ये आइडिया ले सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे समझना है, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर क्वेश्चन को आप समझेंगे नहीं तो उसका आंसर भी सही ढंग से नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन के कितने पार्ट्स होते हैं और किस किस क्रम में उसका आंसर देना होता है, ये सारी चीज़ें पहले हमको समझना होता है। देन आफ्टर आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन किसका है? तो एलएलबी पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2024 का है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है ये। और पेपर कौन सा है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट का। इसके लिए आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने मिलते हैं इन सारे क्वेश्चन को करने के? आपके 90 मार्क्स के होते हैं ये टोटल। ठीक, चलिए। तो इंस्ट्रक्शन, क्योंकि बच्चे बहुत सारे नहीं पढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लो कि इंस्ट्रक्शन होता क्या है और कैसे इसको समझेंगे। नहीं तो आप लोग इसके वजह से क्वेश्चन भी छोड़ के चले आते हो। तो कह रहा है कि आंसर 5 क्वेश्चन इन ऑल। ठीक है, कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, और वो 5 क्वेश्चन कैसे होंगे वो मैं बताऊंगी आपको। दूसरा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन वाज इज कंपलसरी। इसमें जो सेक्शन होता है वो 3 सेक्शन होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, तो सेक्शन 1 जो आपको दिखेगा उसमें के सारे क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी होगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें ईच क्वेश्चन आपको मैंडेटरी होगा करना। जो तीसरा कह रहा है कि आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी एंड 3 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी। जो सेक्शन बी वाला तुमको दिखेगा, सेक्शन बी में जो है वो 2 क्वेश्चन रहेगा, दो ऐसे केस स्टडीज रहेंगे, उसमें से कोई एक जो है वो आपको करना रहेगा। तो सेक्शन बी ऐसे हो जाता है। सेक्शन सी से 5 क्वेश्चन रहते हैं इसमें दिए हुए, उस 5 में से आपको 3 जो है वो करना होता है। तो ऐसे ही आप पहले से समझ के जाएंगे तो आपको वहाँ पे समझने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये पहली बार आप पेपर देने जा रहे हो, तो आपके लिए ये समझना बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलो, सेक्शन ए देख लेते हैं। सेक्शन ए यानी कि खंड अ जो है वो क्या कहता है? तो आंसर ऑल 6 पार्ट ऑफ ईच अबाउट 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स मतलब 1 पेजेस में। ठीक है ना, 1 से 1.5 पेजेस में इसके आंसर आपको दे देने होते हैं। ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन इसका आंसर आपका नहीं लिखना होता है। तो इसमें जितने भी सेक्शन 1 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का जवाब आपको देना है। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, तो संवैधानिक विधि एवं संविधानवाद में क्या अंतर है ये आपको बताना है। और इसको कितने वर्ड में बताना है? तो 100 से 150 वर्ड में बताना है। लिखने का तरीका क्या है? तो पहले तो बताओगे कि संविधान क्या है। ठीक है, फिर दूसरा हेडिंग डालोगे कि संविधान और संवैधानिक विधि और संविधानवाद में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और इसको पैराग्राफ फॉर्म में पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को डिफाइन करोगे, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को डिफाइन करोगे। ऐसे करके 1 से 1.5 पेज में इसका आपको आंसर लिख देना है, ज़्यादा आगे नहीं ले जाना है। ठीक है, चलिए। अभी कुछ आंसर भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। पहले क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लीजिए, देन आफ्टर इसका आंसर भी मैं आपको यहीं दिखाऊंगी। अब यहाँ पे बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल। तो मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल, आप सब जानते हो कि जब बिल है वो कहाँ प्रेजेंट करा जाता है? तो लोकसभा राज्यसभा में बिल का प्रेजेंटेशन होता है। और जब वो दोनों सदनों से पास हो जाता है विद सर्टेन मेजॉरिटी, और जब उस पर प्रेसिडेंट का साइन हो जाता है, असेंट हो जाता है, सहमति मिल जाती है, तो वो बिल एक्ट बन जाता है। आपको भली भांति ये मालूम है।
तो एक जब आप पॉलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत पढ़ना, पता नहीं आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, तो उसमें मनी बिल और ये ऑर्डिनरी बिल को आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करा गया है। अगर नहीं पढ़े हैं आप तो अभी मॉडल आंसर जो आपको मिलेगा मेरे द्वारा ही जो कराया जाएगा इसी वीडियो में, वहाँ से आप देख सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ऐप से। तो वही कह रहा है कि साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर है, बता दीजिए। इसके लिए भी एक पेज इनफ होना चाहिए आपके लिए इसका अंतर बताने के लिए। फिर सी कह रहा है, देखो क्वेश्चन समझो। सी कह रहा है कि इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैन इट बी अमेंडेड, एक्सप्लेन। कह रहा है कि क्या जो उद्देशिका है, जैसे आप जब भी संविधान खोलते होगे तो उसका फर्स्ट पेज में आपको क्या दिखता होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी टू रिजॉल्व इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूट, ऐसे आपको दिखना होता। और हिंदी में अगर कहें हम लोग तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऐसे करके लिखा हुआ दिखता होगा। वो क्या है, प्रियम्बल है, उद्देशिका है संविधान का। तो उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या जो उद्देशिका है संविधान का, वो संविधान का भाग होता है या नहीं होता है, क्या इसे संशोधित किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। पहले क्या कह रहा है कि संविधान का भाग क्या प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रियम्बल है या नहीं है, ये बता दो। फिर दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का कह रहा है, अगर है तो क्या इसको अमेंड या फिर प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रियम्बल में संशोधन या अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट बने, पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, ठीक। चलिए अब डी पूछ रहा है आपसे, डी वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कलरेबल लेजिस्लेशन, मतलब छद्म विधायन से आप क्या समझते हो। बहुत सारा ऐसा कलरेबल लेजिस्लेशन होता है, बहुत सारी ऐसी डॉक्ट्रिन होती है जो आपको आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसी में से एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। तो इसका भी मैंने एक जो है मॉडल आंसर तैयार किया है, उसको आप देख करके इसको भी कर सकते हैं। और जितने भी डॉक्ट्रिन आपके सिलेबस में हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उस सभी डॉक्ट्रिन आप कवर कर लीजिएगा, उससे ज़रूर एक क्वेश्चन पूछता है। फिर ई कह रहा है, ई क्या पूछ रहा है, देखो भाई, क्या ना लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, in India be dissolved even before the expiry of its normal period of 5 year। अब बताओ लोकसभा का जो नॉर्मल पीरियड होता है वो कितना होता है, 5 साल होता है। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या 5 साल पूरा होने के पहले भी जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। अगर जो पार्टी है, ठीक है, वो अपना मेजॉरिटी जो है वो प्रूफ नहीं कर पा रही है, ठीक है ना, तो फिर क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है ये हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, इसको उसको आप लोग और अच्छे तरीके से जो है वो इसका आंसर ढूंढ करके लिख लीजिएगा कि पूर्व कब कब विघटित होता है, ठीक है ना। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा कब हो जाता है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 5 years। फिर उसके बाद एफ कह रहा है कि व्हाट इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फर्स्ट में, ठीक है, यूनिट 2 या 3 में आपने पढ़ा होगा। उसमें आपको शक्ति का पृथक्करण या शक्ति पृथक्करण की आधुनिक अवधारणा क्या है ये बतानी होती है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, अब देखो सेपरेशन ऑफ पावर पहले क्या होता है, पहले तो आप ये डिफाइन करोगे कि व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक। किसके किसके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर डिवाइड होता है, इसका फायदा क्या होता है, लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव, जुडिशरी के बीच में, ठीक है। ये सब आप बता दोगे और फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट आप बताओगे। चलो अब यहाँ पे सेक्शन बी, और अगेन याद रखना कि इसका जो आप लोग आंसर लिखोगे वो आंसर कैसा होना चाहिए, तो 1 से 1.5 पेज में ही होना चाहिए, क्योंकि 100 वर्ड्स बोल दिया है तो 100 वर्ड से हमको एक्सटीड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब जो खंड बी आता है, खंड बी में ये चीज़ देखो, खंड बी में एक पार्ट, दूसरे क्वेश्चन का एक पार्ट, ठीक है, 1 मिनट।
दूसरे क्वेश्चन का पहला, ठीक, फिर दूसरे क्वेश्चन का बी वाला पार्ट। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पेपर दिए रहेंगे। फिर तीसरे क्वेश्चन का ए वाला पार्ट और तीसरे क्वेश्चन का ही बी वाला पार्ट। तो आपने सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर का क्वेश्चन। उस 3 या 2 में से कोई एक करना है आपको। अगर आप 3 वाला क्वेश्चन करते हैं, देखिए अगर आप 3 वाला लेट सपोज चूज करते हैं तो 3 का आपको ए भी करना है और बी भी करना है, ठीक है। इसी तरह अगर आप 2 का चुनते हो, 2 आपको करना है, दोनों केसेस का सॉल्यूशन आपको आ रहा है, तो 2 में जो ए बी है, ए एंड बी, वो दोनों आपको सॉल्व करना है, फिर 3 को नहीं करना है। तो मतलब 2 या 3 क्वेश्चन में से कोई एक करना है आपको, लेकिन उन दोनों का जो पार्ट है ए बी, ये दोनों आपको करना है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देखिए कैसा देता है, हिंदी में देखो 2 का ए वाला मैं बता रही हूँ कि क्या कहता है। ये आपके सामने एक केस लॉज रख देगा, ठीक, जैसे कि यह एक संसद सदस्य उत्तर प्रदेश के गांव, देखो यह एक संसद सदस्य उत्तर प्रदेश के गांव में हत्या कारित करता है। हत्या करने के तुरंत बाद वह संसद के चल रहे सत्र में भाग लेने के लिए दिल्ली विमान से चला जाता है। जब वह दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरता है तब उसे दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। दिल्ली पुलिस के कृत्य को प्राप्त संसदीय विशेषाधिकार, जिसको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहते हैं, के आधार पर चुनौती दी जाती है। सुसंगत प्रावधानों एवं वाद विधि की सहायता से निर्णित कीजिए। अच्छा, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ठीक है, आपने किसी यूनिट में पढ़ा होगा पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेज है वो क्या है, और उसमें बताया गया होगा कि जितने भी एमपीज एमएलएज होते हैं उनको कुछ कुछ प्रिविलेज या विशेषाधिकार मिलते हैं, किसकी अपेक्षा, आम नागरिकों की अपेक्षा। तो इसमें यह जो है एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और इसको क्या मिल जाता है, सॉरी, ये किसी गांव में, ये किसी गांव में जाता है और वहां पे किसी की हत्या करके सीधे सीधे दिल्ली एयरपोर्ट पे आ जाता है, और मतलब वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है, दिल्ली एयरपोर्ट पे वो आ जाता है, दिल्ली पुलिस उसको गिरफ्तार करने जाती है, लेकिन ये बोल करके कि इसको तो विशेषाधिकार प्राप्त है क्योंकि ये एमपी है, तो इसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो संसदीय विशेषाधिकार यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के आधार पे उसको क्या दिया जाता है, पुलिस वालों को चुनौती दिया जाता है। तो अब कह रहा है कि अब इसके सुसंगत प्रावधान लिखिए। क्या वो एमपी को प्रिविलेज मिल जाएगा इसमें, क्या वो एमपी जो उसको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिला है उस बिहाफ, उस आड़ में उसको जो गिरफ्तार है वो नहीं किया जाएगा या किया जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। और विथ रेलेवेंट केस लॉ, इसका जो न्याय निर्णित हो चुका है, ठीक है, किसी वाद विधि या रेलेवेंट केस लॉज की सहायता से। तो जब ये आप पढ़े होंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, तब आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो इस तरीके से पढ़िए कि इसको सॉल्व कर सके, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड अगर केस लॉज है तो उसको इसमें भी लिखना है, ठीक है। कर सकते हैं कि नहीं, पहले तो यस या नो में जवाब दे देंगे, और फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में क्या क्या एक्सेप्शन दिया है वो भी आप बताएंगे, और उससे जो रिलेटेड केस है वो भी आप लिखेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन आपका जो है वो कंप्लीट होगा। आपके ऊपर केस दे दिया, केस स्टडी करिए, केस स्टडी करने के बाद आपको जो रेलेवेंट चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको इनकलकेट कीजिए उसमें, उससे रिलेटेड अगर केस लॉज मिल रहे हैं तो उसको डालिए। इस क्वेश्चन का भी आंसर 1 से 1.5 पेज में जाता है एक केस स्टडी का, ठीक है। अब इसी तरह अब दूसरा हम लोग का केस देख लो। दूसरा जो केस स्टडी आ रहा है उसको हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, संसद हिंदू विवाह अधिनियम पारित करती है, ठीक है, जो द्विविवाह मतलब कि बाईगैमी, द्विविवाह मतलब बाईगैमी को अपराध मानता है।
एक विवाहित हिंदू इंग्लैंड जाता है। कहाँ जाता है? इंग्लैंड जाता है। विवाहित हिंदू कोई है वो इंग्लैंड जाता है और वहां पर पुनः विवाह कर लेता है। मतलब भारत का तो वो नागरिक है, भारत में वो विवाह करा हुआ था, लेकिन वो इंग्लैंड जाता है और इंग्लैंड में क्या कर लेता है? एक दूसरा विवाह कर लेता है, जो कि इंडिया में दो विवाह करना या बाइगेमी करना क्या है? प्रोहिबिटेड है। भारत लौटने पर उस पर द्विविवाह विवाह मतलब बाईगैमी के अपराध हेतु मुकदमा चलाया जाता है। वह हिंदू विवाह अधिनियम की वैधानिकता को चुनौती उसके राज्य क्षेत्राधित प्रभाव डालने के आधार पर दे देता है। निर्णय दीजिए। अब जो व्यक्ति है जिसके ऊपर ये मुकदमा चलाया जाता है, जो व्यक्ति इंग्लैंड जा करके क्या कर देता है? अ, दूसरी शादी कर लेता है और फिर से जब वो वापस आता है इंडिया में, तो फिर से उसे बोला जाता है कि देखो भैया, तुमने दो विवाह किया है तो तुम्हारी शादी जो है दूसरी वाली वो वैलिडेट नहीं करी जा सकती है, ठीक है, वो वॉइड है। तो वो आदमी जो इंग्लैंड गया होता है वो चैलेंज कर देता है। किस ग्राउंड पे? अपनी जो मैरिज है उसको बचाने के लिए वो कोर्ट में चैलेंज कर देता है कि नहीं, ये जो आप मेरी शादी को इनवैलिडेट करा रहे हैं, जो मैंने इंग्लैंड जाके करी थी, वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल होने के क्रम में, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, आप इंग्लैंड पे मतलब भारत का कानून इंग्लैंड में कैसे लागू हो सकता है? तो इसी तरह एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का एक आड़ ले लेता है, ठीक है, और क्या कहता है? ये ग्राउंड देता है कि नहीं, जो इंडिया के कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है और इस बेस पे आप मेरी शादी को जो मैंने इंग्लैंड में किया है इनवैलिडेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि क्या वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है, क्या वो बाहर जा करके दूसरी शादी कर सकता है, इंडिया का जो कानून है वो बाहर लागू नहीं होगा उस पर, ये बताना है। यस या नो में बताएंगे, रेफरेंस दे करके बताएंगे, सेक्शन दे करके बताएंगे किस सेक्शन में ऐसी बात कही गई है। उसके बाद अगर रेलेवेंट केस लॉज है तो वो भी लिखेंगे। मतलब इसको लिखने का तरीका ऐसे होना चाहिए। फिर जा करके आपका एक पार्ट जो है सेक्शन बी का वो पूरा हो जाएगा, एक क्वेश्चन। चाहे तो आप 2 का ए बी कर लीजिए दोनों, चाहे तो आप 3 का ए बी कर लीजिए दोनों, ठीक है। तो ये आप अब ऐसे पढ़िएगा, आपको अब समझ में डेफिनेटली आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि उनको करना क्या है। अब आ गया सेक्शन लास्ट, जो है सेक्शन 5 सॉरी सेक्शन सी, जिसमें आपको मिलता है 5 क्वेश्चन। 5 में से आपको 3 क्वेश्चन जो है करने होते हैं। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि मैम कितने पेजेस में लिख दें, तो आप पेजेस लॉन्ग क्वेश्चन है तो मिनिमम 4 to 5 पेजेस तो जाने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि तरीका लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने का थोड़ा अलग हो जाता है। वो आपसे कुछ अच्छे हेडिंग्स डिमांड करता है, कुछ अच्छे लिखने का तरीका डिमांड करता है, कुछ केस लॉज, कुछ इलस्ट्रेशन, ये सब डिमांड करता है। इसीलिए ये क्वेश्चन का जो लिखने का दायरा है वो बढ़ जाता है और ये 4 to 5 पेज, इवन 6 पेजेस तक भी बढ़ जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना और कितने रेलेवेंसी के साथ क्वेश्चन का आंसर लिख पा रहे हो। तो चलो चौथा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म, ठीक है, हमारा जो भारतीय संविधान है वो कैसा है? संघात्मक है, ठीक है, फेडरल है फॉर्म, बट यूनिटरी इन स्पिरिट। लेकिन इसका जो स्पिरिट है, इसकी जो आत्मा है वो कैसी है? एकात्मक है, ठीक है, एकात्मक है। उपयुक्त टिप्पणी का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, मतलब इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। ये बताओ कि कह तो रहा है कि हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कैसा है? फेडरल नेचर का है, ठीक है, संघात्मक नेचर का है, लेकिन आत्मा से वो कैसा है? यूनिटरी नेचर का है। अब इसी के ऊपर जो लिखा गया है बात, यूनिटरी और यूनिटरी बाय स्पिरिट एंड वैसे फेडरल, इसी पे आपको कमेंट करना है समालोचनात्मक कि इसके कहने का मतलब क्या है। ये जो स्टेटमेंट कह रहा है कि ऐसे फेडरल है, स्पिरिट इसका यूनिटरी है, इसके कहने का मतलब क्या है, इसको आपको जस्टिफाई करना है। और जब आपने ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो आपने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा फीचर यूनिटरी डाला गया है, कौन सा फीचर फेडरल डाला गया है, और
कुछ लोग कैसी वेयर जैसे बोलते हैं कि हाँ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वाज़ी फेडरल है, ठीक है। फिर आइवर जेनिंग्स ने भी बोला था, बी आर अम्बेडकर जी का भी इस पे फेडरल का कोट है। तो ये सारे कोट आप डालेंगे, जितने भी एमिनेंट जूरिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, सबका कोट डालेंगे। फिर फेडरल टर्म को डिफाइन करेंगे कि फेडरल टर्म है क्या, फेडरल का मतलब क्या है, यूनिटरी फीचर जहाँ होता है वहाँ क्या होता है, और जहाँ फेडरल फीचर होता है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का वहाँ क्या क्या चीज़ होता है। और फिर उसको अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में जो ये वर्ड ये जो सेंटेंस बोला गया है इसको जस्टिफाई करेंगे कि ये कहने का इसका मतलब क्या है। मतलब हमारे यहाँ मिक्स्ड है, फेडरल भी है और यूनिटरी भी है, ठीक है। दोनों चीज़ आपको इसमें देखने मिल जाएंगी। अब जब आप ये फेडरलिज्म पढ़ेंगे ना, या फेडरल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे बस मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको लिखना कैसे है, आपको क्या चीज़ें पढ़ना है, जो पढ़ेंगे जिससे आपको आंसर लिखने में आसानी होगी, ठीक है। बस यही है, बाकी आपका ये आंसर यहाँ प्रोवाइड करना मेरा मेन मोटो नहीं है। पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि बेसिक स्ट्रक्चर जो थियरी है इज अ जुडिशियल इनोवेशन। जो मूल ढांचे का सिद्धांत है एक न्यायिक नवाचार है। मूल ढांचे का सिद्धांत ओरिजिनली जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं गिवन था, बल्कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहाँ से आया, तो जुडिशियल इनोवेशन है, मतलब न्यायिक नवाचार है, न्याय के माध्यम से ये निकला हुआ है। और इसका उद्देश्य जो है, हिंदी में देख लो भाई, हाँ देखो, कह रहा है इसका उल्लेख संविधान के पाठ में नहीं दिया गया। वही तो मैंने बताया, निर्णित वादों की सहायता से विवेचना कीजिए। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ये किस केस लॉ से आया, बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है, या हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा आर्टिकल है, कौन सा ऐसा भाग है जो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, और किन किन वादों में बेसिक स्ट्रक्चर, किन किन केस लॉज में बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी गई है, ये सब आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है, ठीक है। ये आपसे इतना डिमांड कर रहा है। इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, क्यों बेसिक स्ट्रक्चर लाया गया, ठीक है, ये सब आपको डिस्कस करना है इसमें। फिर आ गया छठा, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको दल बदल कानून भी कहते हैं, शेड्यूल 10 अनुसूची 10। तो एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में इसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। बाई एडिंग 10 शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिटिकली एक्सप्लेन इट। बस एंटी डिफेक्शन क्या है, इसको क्यों लाया गया, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें, जितनी भी एंटी डिफेक्शन चीज़ पढ़ रहे हैं ना, वो सब आप लिख देंगे इसमें, इस क्वेश्चन में, कि दल बदल कानून क्या है, इसको क्यों लाया गया, इसके क्या फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, कितना प्रभावशाली है, ठीक है, क्या इसमें और अभी भी कमियां हैं। फिर उसके बाद उसका कंक्लूजन आप लिखेंगे, तब जाके इस क्वेश्चन का आंसर आपको ठीक मिलेगा, ठीक है ना, मतलब एक अच्छा आंसर आप लिखेंगे तब। अब यहाँ पे 7वें नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें से आपको केवल 3 करना है, एक्सप्लेन मैं सब कर रही हूँ लेकिन करना केवल है 3। सेक्शन सी से आपको जो है 3 ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब देख लो जो 7वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द पावर एंड पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भारतीय संविधान में जो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की पावर और उनकी पोजीशन, ठीक है, पावर और पोजीशन उनकी क्या है ये बताना है, जो आपको संविधान में गिवन है। आर्टिकल 52 से स्टार्ट हो जाती हैं सारी चीज़ें, ठीक है, उसको आपको लिखना है। डू यू थिंक दैट अ चेंज इन हिज पावर इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि अगर राष्ट्रपति के पावर में कुछ चेंज कर दिया जाए तो ये एक जो पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी है, ठीक है, वो अच्छे से चल पाएगी, वो सक्सेसफुल तरीके से चल पाएगी, ठीक है, यानी संसदीय जो लोकतांत्रिक
लोकतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो प्रेसिडेंट के पावर में अगर कुछ चेंज कर दे तो क्या वो अच्छे तरीके से चल पाएगी? इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और गिव रीजन, रीजन भी देना है कि ये आप क्यों ऐसा बोल रहे हो। अगर बोल रहे हो हाँ ना ठीक है चल पाएगी, नहीं चल पाएगी पावर चेंज किए तो इसके पीछे का रीजन भी बताना है कि क्यों आपने ऐसा जो है उत्तर अपना दिया है। ठीक है, चलो अब ये जो है अगर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आप लिखिए समझ करके तो ये थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करता है, ना कि सिर्फ आप रट के आइए, किताब से पढ़ के आइए और लिख करके चले आइए। जैसे बचपन में होता था 10 क्वेश्चन रट लेते थे, उसमें से एक आधा आ जाता था, 2 डिक्टो हम लिख के चले आते थे। लेकिन ये एलएलबी का ऐसा पेपर होता है जहाँ पे आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना होता है, चीज़ों को कनेक्ट करना होता है, चीज़ों को एनालाइज करना होता है, तब जाके आप आंसर एक अच्छा लिख पाते हो। ठीक है, तब अच्छा मार्क्स भी मिल पाता है, नहीं तो वही जनरल मार्किंग आपको मिलेगी। फिर उसके बाद है 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन का पहले देख लो भाई, क्या इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो की विवेचना कीजिए। मतलब डिस्कस करना है किसी दो को। ऑप्शन बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन दो को किसी डिस्कस करना है। चलो हम देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। पहला कह रहा है प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर, संसद तथा इसके सदस्यों का विशेषाधिकार। मैंने आपको बताया है कि आपके यूनिट में जो भी सिलेबस है उसके यूनिट 2 या 3 में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में बड़े अच्छे से बताया गया है। तो वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज छूट क्या मिलती हैं संसद के सदस्यों को, उसके बारे में आपको लिखना है। अगेन इसका आंसर अगर आप देखें तो 2 पेज में लिखें तो ठीक रहेगा। ठीक है, 2 पेज में इसको आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आफ्टर द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। आप जानते हो कि आपातकाल 3 तरीके के होते हैं और उसमें से एक नेशनल इमरजेंसी के बारे में पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के उपरांत जब राष्ट्रीय आपातकाल को प्रोक्लेम करा जाता है, लागू करा जाता है, तो लोगों का फंडामेंटल राइट क्या होता है? निलंबन हो जाता है। ठीक है, सस्पेंशन हो जाता है। उसी पे आपको एक नोट जो है वो लिख देना है। इसको भी वही 1.5 से 2 पेज में लिखें तो ठीक रहेगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं? स्वतंत्र न्यायपालिका किसको कह सकते हैं? स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है? इसके होने से क्या फायदे हैं? ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। क्या स्वतंत्र न्यायपालिका का कहीं पे जिक्र जो है वो करा गया है संविधान में? और संविधान के किस अनुच्छेद में ये न्यायपालिका का जिक्र किया गया है, ये भी आप देखेंगे, बताएंगे इसमें आर्टिकल में। फिर है जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, ये भी आपके सिलेबस में एकदम क्लियर टॉपिक दिया हुआ है कि जुडिशियल रिव्यू क्या है। इसको आप अच्छे से लिखेंगे। साथ में अगर एक आध केस लॉ आपको याद आ रहा है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको पेपर जो है वो समझना है। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 70% तो समझ में आया होगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है और क्या क्या हमको लिखना है। क्वेश्चन देखते ही आप लोग लिखने स्टार्ट मत हो जाए कीजिए, बल्कि उस पर थोड़ा सा सोचा कीजिए कि स्ट्रक्चर बना लीजिए कीजिए कि हमको क्या लिखना है। जैसा मैंने कई बार बता चुका है कि जब भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखो, शॉर्ट में तो डायरेक्ट लिख देते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में पहले इंट्रो लिखोगे। इंट्रो थोड़ा अपने अच्छे लैंग्वेज में लिखो जैसा आप समझा सकते हो सामने वाले को। दूसरा उसका डेफिनेशन लिखोगे। डेफिनेशन लिखोगे जहाँ भी दिया गया है, चाहे तो वो आर्टिकल में किसी दिया गया है, चाहे तो वो किसी सेक्शन में दिया गया है, उसको डिफाइन करोगे। तीसरा, अगर कोई उसका पार्ट पूछ रहा है, काइंड्स पूछ रहा है, टाइप्स पूछ रहा है तो वो बता दो। ठीक है, जो पूछ रहा है उसी क्रम में आप आंसर देते चलिए। ठीक है, चौथे में इलिस्ट्रेशन एंड केस लॉज आप ला दीजिए। इलिस्ट्रेशन एंड केस लॉज, केस लॉज।
ठीक है। और कोई ऐसा टॉपिक पूछ रहा है कि इसके प्रॉस कॉन्स बताइए, इसकी उपयोगिता बताइए, तो वो भी सारी चीज़ें इसी हेडिंग में आएंगी। और जो लास्ट आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंक्लूजन आना चाहिए। तो ऐसे ये लॉन्ग क्वेश्चन का जो आंसर फॉर्मेट आपका बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। बाकी और बीच बीच में क्वेश्चन का पार्ट पूछ रहा है तो इसी में आप घुसाते जाइए, ठीक है ना, इसी में आप ऐड करते जाइए। और जो आप केस लॉज लिखते हैं तो केस लॉज लिखने का तरीका क्या है कि पहले तो आप उसका फैक्ट लिख दीजिए, ठीक है। केस का नाम तो लिखेंगे नो डाउट, कितने बच्चे वो भी नहीं लिखते हैं। केस का नेम, केस नेम विथ ईयर, केस नेम विथ ईयर, फिर उसका फैक्ट लिख दीजिए और उसके बाद उसका जजमेंट लिख दीजिए। तो ऐसे लिखेंगे तो आपको ज़्यादा सही मार्क्स मिल पाएंगे और लिखने का सही तरीका भी यही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर का स्ट्रक्चर जो है वो रहने वाला है। आप कुछ मॉडल आंसर शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे उसके मॉडल आंसर्स को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन था आपका कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो उसको पहले हम लोग देखेंगे। एक मिनट। ठीक, चलिए देखिए। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझिए कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन, एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं बता देती हूँ ऐसे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है, ये डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है, बताता है कि क्या किसके पावर्स हैं, ठीक है ना। द बॉडी ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या बताता है, इट इज द बॉडी ऑफ लॉ दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर, पावर एंड रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिलेशनशिप ऑफ इट्स सिटीजन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का काम है कि किस बॉडी का कौन सा पावर है, कौन सा स्ट्रक्चर है, किस बॉडी का क्या रोल है, ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ गवर्नमेंट का। और साथ ही साथ ये रिलेशनशिप जो है इस्टेब्लिश करता है सिटीजन्स का गवर्नमेंट के साथ। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज अ बॉडी, ठीक है ना, इज द बॉडी ऑफ लॉ दैट डिफाइंस द structure, power and roles of the government and its relationship with its citizens। ठीक है, बस इतना आप बता देंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की अगर बात करें, ऑन द अदर हैंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, is it exists as an ideological perspective that promotes limited governments and emphasize the supremacy of law। अच्छा देखो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है ये क्या है, सीधे सीधे ये आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। आप संविधान को कितना मानते हो, या फिर किसी देश के संविधान का, जैसे भारत के लोग हैं तो भारत के लोग उस संविधान को कितना मान रहे हैं, कितना सुप्रीम बना रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक आइडियल पर्सपेक्टिव है, आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है कि जिस भी देश का संविधान है उस देश के कितने लोग या फिर मोस्ट ऑफ द पीपल क्या उसको एक आइडियोलॉजी के रूप में फॉलो कर रहे हैं या फिर उसको दरकिनार कर रहे हैं, उसको मान ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो कितना आप कॉन्स्टिट्यूशन को अपने मान रहे हो, ठीक है, कितना आप उसको सुप्रीम बना रहे हो,
ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है किसी भी देश के व्यक्तियों का, सिटीजन्स का, कि वो कितना उस संविधान को जो है वो मान रहे हैं, आइडल मान रहे हैं, और उसको आइडल मान करके उसको सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड बना रहे हैं। ठीक है, बहुत जगह तो संविधान है लेकिन उस संविधान को लोग मानते नहीं हैं। ठीक है, संविधान है लेकिन उसको लोग मान नहीं रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको उसका जो आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो उनके लिए जो है वो अच्छा नहीं है। तो क्या वहाँ संविधान तो है लेकिन क्या वहाँ संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है? बिल्कुल नहीं है। तो ये जरूरी नहीं कि जहाँ जहाँ जिस जिस देश में संविधान हो वहाँ पे संविधानवाद हो ही। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक देश में जहाँ पे संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है। अब बात करें अगर हमारे देश में, तो हमारे देश में लॉ ऑफ द लैंड क्या है? तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन है। लोग भी हमारे यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो क्या मानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम मानते हैं। तो क्या हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है या नहीं है? तो बिल्कुल है। तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो सेट है रूल्स और एंड रेगुलेशंस का, जो किसी कंट्री को गवर्न करने में हेल्प करती है। ठीक है, यही तो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का डेफिनेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का डेफिनेशन, और तीनों में डिफरेंस जो है ये आप बता सकते हैं। ये तीनों आप पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ये एक मॉडल आंसर है जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ संविधान और संविधानवाद बताया है, लेकिन आपसे क्वेश्चन संवैधानिक विधि, संविधानवाद और संविधान तीनों में से पूछ सकता है। अब जो आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि मनी बिल क्या है और ऑर्डिनरी बिल क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो भैया, जो साधारण विधेयक है और धन विधेयक, दो प्रकार के विधेयक हैं। ठीक है, दो प्रकार के ये बिल हैं जिन्हें भारतीय संसद में पेश किया जाता है, बिल्कुल पेश किया जाता है। साधारण विधेयक और धन विधेयक के बीच मुख्य अंतर यह है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, बल्कि जो साधारण विधेयक है संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक वित्त के अलावा अन्य मामलों से संबंधित होते हैं, लेकिन जो मनी बिल होता है यानी धन विधेयक होता है वो कराधान, उधार और खर्च जैसे वित्तीय मामलों से निपटता है। तो बस दो डिफरेंस जान लो, उसके लिए आप सफिशिएंट होगा आपके लिए ये लिखना। तो देखो, जो धन विधेयक है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे बिल लाया जा सकता है? तो ये लोकसभा में लाया जा सकता है। लेकिन जो साधारण विधेयक है, ठीक है, वो किसी भी सभा में, चाहे वो लोकसभा चाहे वो राज्यसभा, कहीं भी उस बिल को जो है वो प्रस्तुत करा जा सकता है। फिर बात आई, जो साधारण विधेयक है वो बात करता है, मनी बिल भी हो सकता है, पैसे से रिलेटेड भी बात हो सकती है, अन्य चीजों से रिलेटेड जो है वो बात भी हो सकती है उसमें। ठीक है, लेकिन जो मनी बिल होगा उसमें हमेशा जो बात होगी वो किससे रिलेटेड होगी? तो बोरो फाइनेंस से रिलेटेड बात होगी, फाइनेंशियल मैटर से, टैक्सेशन से, बोरोइंग से और स्पेंडिंग, मतलब मनी बिल, कराधान, उधार और खर्च जैसे वित्तीय मामलों पे हमेशा मनी बिल में बात होगी, यानी धन विधेयक में बात होगी। तो ये ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में आपका डिफरेंस रहा। इसका आर्टिकल भी आप लोग देख लेंगे कि किस किस आर्टिकल में ये दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे देखो अच्छे से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इसको एक बार आपको मिल जाएगा। किसमें? जो हमारा टारगेट गुरुकुल ऐप है उसमें आपको इसका आंसर भी देखने मिल जाएगा। वहाँ से आप इस आंसर को, जो मॉडल आंसर को देख सकते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो हमने देखा कि इज प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैन इट अमेंडेड। तो अब यहाँ पे देखो, अ प्रीएम्बल इज एन इंट्रोलोकेटरी स्टेटमेंट, इज अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट्स फिलोसफी एंड ऑब्जेक्टिव। तो इस दस्तावेज का, संविधान का क्या उद्देश्य है, क्या इसका दर्शन है, क्या फिलोसफी है, ये कौन बताता है? प्रस्तावना बताता है, प्रीएम्बल बताता है। ठीक है, अब देखो पार्ट, इन अ कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रेजेंट द इंटेंशन ऑफ फ्रेमर्स। फ्रेमर्स जो
कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे या फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनका क्या एम था, क्या इंटेंशन था, ये सारी चीज़ें प्रस्तावना बताती हैं। अब यहाँ देखो, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नेचर क्या है, स्टेटमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इस उसका उद्देशिका का, ये आपको सब बताता है। अब देखो यहाँ पे द आइडल बिहाइंड दे दिया है। ऑल दो अब यहाँ बात करेगा बहुत सारे केस लॉज से कि पहले तो जो प्रियम्बल था उसको पार्ट नहीं माना गया था, किसका, तो इसका संविधान का जो है वो पार्ट नहीं माना गया था। लेकिन जब आप वेरियस केस लॉज पढ़ते जाओगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा, ये कीवर्ड्स है पूरा उसका प्रियम्बल का, जो मैंने पहले ही आपको बता चुका है आपके जो भी लेक्चर्स हैं उसमें। कहाँ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये प्रियम्बल पार्ट है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ बताएगा द प्रियम्बल बीइंग अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस सेवरल टाइम। बहुत समय, बहुत बार ये डिस्कस किया गया है कि क्या संविधान का पार्ट प्रियम्बल है या नहीं है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय रीडिंग द फॉलोइंग टू केसेस। दो केसेस पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। जैसे बेरूबारी के केस में क्या बोला गया कि इट वॉज यूज एज द रेफरेंस अंडर द आर्टिकल 143 क्लॉज 1 of the constitution which was on the implementation of Indo-Pakistan agreement related to the Berry-Baru Union and in exchanging the enclave which were decisive for consideration for the bench of consisting 8 judges। तो इसको बेरूबारी के केस में ये डिस्कस किया गया और बोला क्या गया कि दो द बेरूबारी केस द कोर्ट स्टेटेड दैट प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेरूबारी के मामले में ये बोला गया कि ठीक है ये की है, मतलब संविधान को खोलने का एक कुंजी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये संविधान का पार्ट है। तो सीधे सीधे बेरूबारी केस में बोल दिया गया, री बेरूबारी इसको केस कहते हैं, कि ये संविधान का पार्ट नहीं है उद्देशिका। लेकिन वहीं अगर बात करें केशवानंद भारती के केस में तो इस जजमेंट को उलट दिया गया जो बेरूबारी के मामले में दिया गया था, और इसमें बोल दिया गया कि नहीं, प्रियम्बल जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है, किसका, तो हमारे संविधान का, ठीक है। अब अमेंडमेंट किए गए, तो एक बार अमेंडमेंट हुआ है प्रस्तावना में, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और इसमें शब्द कुछ ऐड किए गए थे, ठीक है, ठीक है। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द हैं जो इंक्लूड करे गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान के प्रस्तावना में, ठीक है। चलो, अब कलरेबल लेजिस्लेशन क्या है, रंगीन सिद्धांत जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसका भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, तो देख लेते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन इज द पाइवटल कॉन्सेप्ट इन द jurisprudence of constitutional law of India. It operates under the premise that what cannot be done directly should not be done indirectly, ठीक है, ensuring that the legislative powers guaranteed by the constitution are not misused under the guise of the legality। देखो, कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि जैसे काम किसका है, कानून बनाना, तो लेजिस्लेचर को ये बोला गया है कि आप किसी भी चीज़ पे कानून बना सकते हैं, कोई भी कानून बना सकते हैं, बशर्ते वो कानून जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे संविधान का उसको वॉयलेट नहीं करना चाहिए, ये बोला गया है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि मना कर दिया है डायरेक्टली, किसको, लेजिस्लेचर को ये मना कर दिया गया है कि आप नहीं कानून बना सकते ऐसी चीज़ों पे जो वॉयलेट करता हो, उल्लंघन करता हो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सीधे सीधे बोल दिया गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसमें जो लूप होल्स आपको दिख रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर में या किसी भी तरह, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो लूप होल्स लेकर के उस पे जो है वो कानून बना सकते हैं। तो जो काम आपको डायरेक्टली मना किया गया है ना करने के लिए, वो आप किसी और तरीके से भी, इनडायरेक्टली तरीके से भी नहीं कर सकते। तो कलरेबल लेजिस्लेशन में ये कहा गया है कि जो चीज़ जैसा है
ठीक है, डायरेक्टली आपको मना किया गया। उसको आप कोई और कपड़ा पहना करके, उसको कलर करके, उसको दूसरा बना करके काम वो नहीं कर सकते। मतलब मेरी बात समझिए, जो काम आपको डायरेक्टली मना किया है करने के लिए, वो आपको इनडायरेक्टली भी मना है करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको कलर कर दिए, उसको कुछ अलग रूप दे दिए तो वो चीज़ जो है वो बदल जाएगी। नहीं, जो चीज़ डायरेक्टली मना किया गया है उससे रिलेटेड हर एक चीज़ जो है वो इनडायरेक्टली भी मना होगी। ठीक है, तो ये लेजिस्लेशन के लिए ये कलरेबल लेजिस्लेशन जो है डॉक्ट्रिन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कहा भी गया है कि देखो, यहाँ कहा गया है ना कि इट ऑपरेट्स अंडर दिस प्रीमाइसेस दैट व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली, जो डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, शुड नॉट बी डन इनडायरेक्टली बाय द लेजिस्लेचर। ओके, तो आई होप ये आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको एक बार और पढ़ लेंगे। ये जो आपको नोट्स है जितना भी दिख रहा है, ठीक है, 246 वगैरह और सारी चीज़ें इसमें दिख रही हैं, ये आपको सब आपके टारगेट गुरुकुल ऐप अगर आप इनरोल होंगे तो उसमें नोट्स के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर भी, इस क्वेश्चन पेपर का जो शॉर्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।